Hey students, welcome back to my channel Fearless Studies and I am Mitali Tillawala, your biology teacher. Okay, so as we have started 6.4 and that is transportation system. तो हमने उसमें जो human transportation system है in which heart, blood vessels we have already learned. Okay, now today we are discussing about transportation in plants. क्योंकि plants में हाँ हमें पता है plants में heart नहीं होता, but plants में भी जो भी food बना है या जो भी water material है उसको ट्रांसफर करने के लिए भी तो एक सिस्टम जरूरी है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें पढ़नी पड़ेगी प्लांट्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव्स हैज स्टोमेटा. ओके, और हमें पता है कि स्टोमेटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए जाना जाता है. तो स्टोमेटा क्या करता है? CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी. फोटोसिंथेसाइज एनर्जी दैट मीन्स लाइट एनर्जी दैट कम फ्रॉम सन. ओके, जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, इसीलिए उसको हम फोटोसिंथेसाइज एनर्जी भी बोलते हैं. तो CO2 और फोटोसिंथेसाइज एनर्जी को टेक इन करता है स्टोमेटा के थ्रू और उसको कहाँ पे स्टोर करता है? क्लोरोप्लास्ट में. क्यों? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल पिगमेंट है. ओके, अभी हमने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन तो पढ़ा ही है, जिसमें हमने देखा था कि CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ऑक्सीजन विल जनरेट एंड साथ साथ में ग्लूकोज भी जनरेट होता है. ओके, तो ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में है तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बट ग्लूकोज जो है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसका ट्रांसफर करना इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो अभी स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा से सिर्फ और सिर्फ हम CO2, ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसाइज एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. बट क्या ये CO2, O2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर जो वेपर फॉर्म में होता है उसका ट्रांसफर स्टोमेटा से हो सकता है? तो क्या इतना काफी है कोई भी प्लांट को ग्रो होने के लिए, कोई भी प्लांट को बिल्ड होने के लिए? नहीं, कभी नहीं. उसको अदर रॉ मटेरियल्स भी जरूरी है. क्यों? क्योंकि प्लांट की जो बॉडी है उसको बिल्डअप करना है. CO2 एंड ऑक्सीजन इज नॉट दैट मच, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते इम्पोर्टेंट नहीं है. CO2 एंड ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा भी रॉ मटेरियल्स तो चाहिए प्लांट बॉडी को बिल्डअप करने के लिए. तो वो जो अदर रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से मिलेंगे? दैट इज फ्रॉम सॉइल. ओके, अभी सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. नाउ विच काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स? दैट इज द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स. अभी ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स जो है वो सॉइल में तो प्रेजेंट है, बट अभी ये सॉइल में से प्लांट तक कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ रूट. रूट जो होता है, प्लांट रूट जो होता है ना, उसके आसपास जो भी सॉइल पार्टिकल्स है अगर उसमें ये मिनरल्स प्रेजेंट है ना तो वो डिसॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स हुआ जो मिनरल्स है जिसको हम डिसॉल्व मिनरल्स बोलते हैं, तो डिसॉल्व फॉर्म में जो मिनरल्स है उसका एब्जॉर्ब करता है रूट और रूट से फिर पूरे प्लांट तक ये मिनरल्स को पहुंचाने का काम होता है रूट्स का. ओके, नाउ डिस्टेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर डिस्टेंस बिटवीन रूट्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन दैट मीन्स लीव्स. ओके, सो रूट्स और लीव्स के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल हुआ, कम हुआ, तो सिंपली डिफ्यूजन से अपना जो भी वाटर है या फूड मटेरियल जो भी बनाए हैं वो ट्रांसफर कर सकता है. जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एक फिगर में दिखाया है, ये एक बीकर है, बीकर में वाटर भरा हुआ है. ओके, अभी ये जो पानी है, पानी के अंदर हमने समझ लो कि कुछ सॉल्यूट ऐड किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक ले लेते हैं. ओके, तो समझ लो कि ये बीकर है, बीकर में पानी है और हमने एक छोटा सा ड्रॉप इंक का ऐड किया है. तो जहां पे इंक का ड्रॉप होगा वहां पे इंक के सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, बट जहां पे इंक का ड्रॉप नहीं है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि पूरा जो वाटर है ना वो ब्लू हो जाएगा. ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या है कि जो इंक के मॉलिक्यूल पहले इतने में ही थे वो इजीली सारे वाटर के साथ मिक्सड अप हो गए. दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पूरे वाटर में सेम हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा है कि डिफ्यूजन में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी सॉल्यूट्स है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ मूव करते हैं. और वो कब तक मूव करेंगे? जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए. तो पहले यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन था, बट आफ्टर सम टाइम
कोई भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकता है। कौन मूव कर सकता है? तो इधर अदर रॉ मटेरियल से या इधर कोई फूड मटेरियल से वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकता है। ओके, सो इफ डिस्टेंस बिटवीन लीव्स and the roots is large, at that time डिफ्यूजन जो है वो इनफ नहीं है। ओके, और डिस्टेंस जो है वो लार्ज क्यों हो जाता है? जैसे आपको पता है कि पहले आप छोटे बच्चे थे, ठीक है ना, बट आप जैसे ग्रो हुए आप बड़े होते थे, आपका बॉडी बिल्डअप होता गया। तो सेम कंडीशन है कि प्लांट्स जो है वो भी एक टाइम के बाद ग्रो करेगा, वो अपना जो भी स्ट्रक्चर है वो बिल्डअप करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ डिस्टेंस लार्ज क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन। सो एट दैट टाइम डिफ्यूजन जो है वो इनफ नहीं है। ओके, और तो इसीलिए हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। जैसे समझ लो कि ये जो लीव्स है, लीव्स ने एनर्जी एंड फूड बनाया है, मतलब एनर्जी को स्टोर किया है और फूड बनाया है। और यहाँ पे जो रूट्स है वो रॉ मटेरियल्स है, वाटर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो यहाँ से वो एब्जॉर्ब कर रही है। बट अभी ये रूट से यहाँ पे लीव तक भेजना है तो डिफ्यूजन जो है वो इनफ नहीं है। और अगर लीव को एनर्जी और फूड जो है वो रूट तक भेजना है तो भी डिफ्यूजन इनफ नहीं है। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। और जब भी ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगी तो एट दैट टाइम एनर्जी की जरूरत होगी। और ये जो एनर्जी नीड है ना वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। अगर अलग ऑर्गन है तो ऑर्गन के अकॉर्डिंग उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी नीड्स है, वो भी डिफरेंट हो सकती है। नाउ प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। प्लांट डोंट मूव एंड हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन टिश्यूज। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है तो हम वॉक कर सकते हैं, अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं, मतलब इजीली हम लोग मूव कर सकते हैं। और हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट सेल्स जो है वो लिविंग सेल्स है। बट प्लांट्स जो है उसमें समझ लो कि ट्रंक, मतलब कि जो ब्राउन कलर का पोर्शन होता है वो मेनली डेड सेल से बना होता है। तो जितना भी प्लांट है उसमें से मेनली जो बना होता है, मेनली जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कौन से होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। और अगर सेल्स डेड है तो उसको न्यूट्रिएंट देने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो वो मूव नहीं कर सकते, उसके पास डेड सेल्स ज्यादा है, तो इसकी वजह से उनकी जो एनर्जी नीड है वो ह्यूमन बीइंग की कंपेयर में कम होगी। ओके, सो इसीलिए अगर उसमें स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो भी चल जाएगा। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है तो उसमें हमने बताया कि हार्ट, हमें पंपिंग सिस्टम चाहिए कि जिसकी वजह से इजीली हम ट्रांसपोर्टेशन कर सके और एनर्जी जनरेट कर सके। बट यहाँ पे अगर स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो उससे भी प्लांट को पूरी एनर्जी मिल जाएगी। अगर एनर्जी एंड फूड जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि एनर्जी एंड फूड मेनली कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। तो लीव से रूट तक ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एनर्जी एंड फूड जो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होते हैं? लीव्स से लेके रूट तक। और अदर रॉ मटेरियल्स एंड वाटर वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं? रूट से लेके लीव्स तक। ओके, तो वो दोनों ट्रांसपोर्ट होने के लिए इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है। अगर हमें एनर्जी और फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए फ्लोएम होगा। और अगर रॉ मटेरियल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जाइलम होगा। ओके, तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, फ्लोएम एंड जाइलम, जो आपको याद रखनी है। अभी उन दोनों ट्यूब्स जो है उसके बेस पे ही आगे का है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर स्टार्ट करने से पहले हम एक इमेज देख लेते हैं जिसमें आपको फ्लोएम एंड जाइलम का स्ट्रक्चर बताया है। Okay, so here in this figure we are discussing about the structure of xylem and structure of phloem. Okay, so in structure of xylem there are two main part of xylem, that is the tracheids and xylem vessel. Okay, ये जो बाहर का ग्रीन कलर का पोर्शन है उसको हम ट्रेचेइड्स बोलते हैं और ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम xylem vessel बोलते हैं। और ये जो xylem vessel है वो इंटरकनेक्टेड है और इसकी वजह से कंटिन्यूस वाटर फ्लो अपवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे यहाँ पे देखो वाटर एंड मिनरल्स एंड ओनली वन वे मूव। ओके, तो यहाँ पे ऊपर की साइड मूवमेंट दिखा है, दैट मीन्स ओनली अपवर्ड मूवमेंट करता है जो भी वाटर और मिनरल्स है उसका। और
एक चीज़ याद रखनी है कि दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द ट्रेचेइड्स एंड द सेकंड वन इज जाइलम वेसल. ओके, नाउ इन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम देर आर ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ब्लू कलर पोर्शन इज कंपेनियन सेल एंड दिस वन पोर्शन इज शीव ट्यूब. ओके, सो शीव ट्यूब जो है उसमें ये बीच में शीव एलिमेंट्स आते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी बीच में इंटरकनेक्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे बीच में प्लेट, शीव प्लेट या शीव ट्यूब का स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है. ओके, और इसकी वजह से हम अपवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं. और फ्लोएम में स्पेसिफिकली किसका मूवमेंट होगा? फूड का और अदर एनर्जी सोर्स का. तो ये दो स्ट्रक्चर है जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल का, जो आपको याद रखना है कि जाइलम है तो उसमें ट्रेचेइड्स आएंगे और जाइलम वेसल आएगा, जबकि फ्लोएम है तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल आएंगे और बीच में जो है वो फ्लोएम वेसल आएगा, और उसको हम शीव ट्यूब भी बोलते हैं. ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, उसके एलिमेंट याद रखने हैं, कौन यूनिडायरेक्शनल है कौन बाई डायरेक्शनल है, वो सब आपको याद रखना है. Now we are talking about transport of water. तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर आए तो समझ लो कि हमें जाइलम की बात करनी है. सो जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रेचेइड्स एंड वेसल्स, जो हमने फिगर में देख लिया. एंड लोकेशन ऑफ जाइलम इज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब लीव्स के क्रॉस सेक्शन में भी हमने वेन्स में जाइलम एंड फ्लोएम देखे थे, स्टेम्स में भी होता है और रूट्स में भी होता है. नाउ जाइलम इज इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, जो हमने फिगर में देखा कि वो एक कंटिन्यूस पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जिसमें से वाटर पास होता है. अभी जाइलम में से वाटर को पास करने के लिए हमारे पास, मतलब प्लांट के पास, दो तरह की स्ट्रेटर्जी होती है. ओके, सो फर्स्ट स्ट्रेटर्जी में क्या होता है कि आयंस की हेल्प लेता है. आयंस दैट मीन्स मिनरल्स, जो वाटर में सॉल्युबल होता है. तो रूट्स जो है, रूट्स में आयंस को हमें टेक इन करना है. तो उससे क्या होगा कि बाहर समझ लो कि सॉइल है, सॉइल में आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू रूट्स. तो अभी क्या होगा कि हमने आगे भी पढ़ा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करेगा. ओके, तो अभी ये जो आयंस है वो रूट के अंदर तो मूव कर रहे हैं, पर वो कब तक मूव करेंगे? जब तक कि सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन और रूट के अंदर जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर नहीं हो जाता. बट यहाँ पे हमें रूट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. और अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड किया ना तो बाहर में जो बचा हुआ है ना उसको भी हम ज्यादा अमाउंट में अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स है और रूट के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स है. ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, जो हमने बोला कि डिफ्यूजन से इक्विलिब्रियम. बट अभी ये जो 3 मॉलिक्यूल है उसको भी हमें अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें एटीपी चाहिए होगा. तो एटीपी जब हम यूज करेंगे तो बाहर के जो 3 मॉलिक्यूल है वो भी हम इजीली अंदर पास कर पाएंगे, और इसकी वजह से जो रूट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन आयन का ज्यादा हो जाएगा. तो जब भी हम लोग एटीपी की बात करते हैं ना तो समझ लो कि एटीपी जब भी आएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. तो यहाँ पे आयन्स जो है उसका एटीपी की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ओके, तो अभी समझ लो कि रूट्स के अंदर जो है वो आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए. ओके, अभी आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए. अभी देखना है कि वाटर कैसे मूव करेगा. तो वाटर जो है वो हम ऑस्मोसिस से मूव करेंगे. तो ऑस्मोसिस सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं. Okay, so here in this figure we have to differentiate what is passive transport and what is active transport. Okay, so in passive transport there are two type of transportation system are used, and that is diffusion and facilitated diffusion. Diffusion में मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है वहाँ से मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ मूव करेगा, तो वो होगा डिफ्यूजन, जिसमें कोई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कोई भी फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, ये एक्स्ट्रा है बट समझ लो. इसमें क्या होगा कि अगर ये जो मटेरियल है उसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना है, बट
किसी कारण की वजह से ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो उसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये जो फैसिलिटी है वो बीच में एक चैनल बनाती है, एक गैप बनाती है, जिसमें से ये मटेरियल इजीली मूव होके यहाँ पे आ सकता है और इसमें भी कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि हो तो रहा है डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, बट उसको फैसिलिटेटेड मतलब कि उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। ये बात हुई पैसिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। बट इन दिस केस अगर हमें मॉलिक्यूल्स को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफ़र करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो रेक्टेंगल पार्टिकल्स दिखा है वो 2 ही है, जबकि यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और फिर भी हमें यहाँ से ही मॉलिक्यूल को इस साइड पे मूव करना है। दैट मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करना है। तो एट दैट टाइम वी रिक्वायर्ड ATP, दैट मीन्स एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी की वजह से क्या होगा कि जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से भी हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर पाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन और कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये मेन डिफरेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि समझ लो कि ये पूरा वाटर मटेरियल है और यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इंक का है। थोड़े टाइम के बाद पूरा जो वाटर है वो ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी डिफ्यूजन होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा और डिफ्यूजन होने के बाद दोनों साइड मतलब कि यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा और नीचे के साइड भी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। दैट इज डिफ्यूजन। यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होगा कि बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये जो मेम्ब्रेन है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ही ट्रांसफर होने दे रहा है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपके पास 2 ग्लास है, ठीक है। दोनों ग्लास में आपने एक एक कप वाटर ऐड किया है। अभी जो फर्स्ट ग्लास है उसमें आपको 1 स्पून मतलब 1 ही चम्मच आपको शुगर ऐड करनी है और दूसरा जो ग्लास है उसमें आपको 2 चम्मच शुगर ऐड करनी है। तो क्या होगा कि जो दूसरा वाला ग्लास है उसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा कंपेयर टू फर्स्ट ग्लास। अभी आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम करनी है, मतलब पहले ग्लास की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम करनी है और दूसरे ग्लास की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम करनी है। तो आप क्या करोगे, दूसरे ग्लास में और पानी ऐड करोगे, 1 कप जितना पानी ऐड करोगे, जिसकी वजह से दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। करते हो ना ऐसा? तो सेम कंडीशन ऑस्मोसिस में भी होगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे ये जो समझ लो रेड मॉलिक्यूल्स है वो शुगर है और जो ब्लू कलर के है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो रेड मॉलिक्यूल्स जो है शुगर मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। बट अगर हमें दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम करनी है तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे 2 चम्मच शुगर है वहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे तो दोनों ग्लास में कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो कम ही कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। बट इन केस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होगा कि जब भी दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर करनी होगी ना तो यहाँ से वाटर मूव करके दूसरी साइड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आएगा कि ये देखो यहाँ पे वाटर कम हो गया और यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो दोनों साइड सेम होगी। ये सेम कंडीशन होगी रूट्स में, कि रूट्स में कैसा होगा कि रूट्स के अंदर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके आयंस तो अंदर चले जाएंगे रूट्स के अंदर, ठीक है ना। तो अभी रूट्स के अंदर आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और रूट्स के बाहर आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर मूव करेगा। तो इसी वजह से वाटर का मूवमेंट रूट के बाहर से रूट के अंदर होगा। तो इसी वजह से वाटर मूवमेंट भी होगा और सॉल्यूट मूवमेंट भी होगा। मैं इसीलिए आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझा रही हूँ क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट मेन है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में आएगा, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने में आएगा और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ इसको अच्छे से बाय हार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने दिमाग में।
तो जैसे आपने फिगर में देखा कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां पे वाटर मूव कर रहा है उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे रूट्स में देखो बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए वाटर जो है वो अंदर की साइड मूव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। क्यों स्टेडी मूवमेंट होगा? क्योंकि आयंस जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन रूट में ज्यादा है कंपेयर टू सॉइल। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर को बाहर से रूट में प्रेशराइज करेंगे। तो उसकी वजह से हम वाटर का स्टेडी मूवमेंट रूट्स के अंदर चालू रखेंगे। ओके, तो उसकी वजह से वाटर कॉलम फॉर्म होगी और ये जो वाटर कॉलम है उसकी वजह से रूट प्रेशर जनरेट होगा। रूट प्रेशर जो है ना वो वाटर को ऊपर की साइड पे पुश करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जाइलम में अगर वाटर मूव करेगा तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा और ऊपर की साइड पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे देखो कि ये जो रूट प्रेशर है वो तो चलो हो गया कि नीचे ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की वजह से रूट प्रेशर जनरेट हो गया और वाटर जो है वो ऊपर की साइड पे पुश हो रहा है। बट ये जो है इनफ नहीं है टू मूव ओवर हाइट। शॉर्ट लेंथ है, शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसके लिए इनफ है। बट अगर हमें पता है कि कोई भी ट्रीज है, प्लांट है तो चलो इनफ है, बट ट्रीज है तो उसमें तो कितने लॉन्ग लेंथ में ट्रीज होते हैं। ओके, तो वहां तक मूव करने के लिए रूट प्रेशर इनफ नहीं है। तो उसके लिए जो दूसरी स्ट्रेटजी है दैट इज अ ट्रांसपीरेशन पूल। अभी उसमें क्या होगा कि लीव्स जो होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा होता है जैसे हमें पता है। अभी मैंने आपको आगे ही बताया कि स्टोमेटा जो है वो वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जैसे कि समझ लो ये फिगर में कि यहाँ पे लीव्स है, लीव्स में स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा जो है वो H2O को एटमोस्फेयर में रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अभी यहाँ पे H2O बाहर निकल गया तो यहाँ पे तो H2O कम रहेगा। तो वो H2O को रिप्लेस करने के लिए वाटर कहाँ से आएगा? जाइलम वेसल में से आएगा। तो इसकी वजह से सक्शन फॉर्म होगा। जैसे कि समझ लो कि आपके पास एक स्ट्रॉ है, ओके, और वो स्ट्रॉ में से आपको जूस पीना है। तो आपने वो स्ट्रॉ अगर सिंपली वहां पे रख दी ना तो आपके मुंह में कोई भी जूस नहीं जाएगा। बट अगर आपने वो जो स्ट्रॉ है उसमें से सक्शन किया, ओके, तो सक्शन करने की वजह से क्या है कि जो भी वाटर या जो भी जूस है वो ऊपर की साइड मूव करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि आप यहाँ पे जो है ना वो H2O तो बाहर निकल गया। अभी ये खाली जगह को भरने के लिए जाइलम वेसल में से हमें वाटर तो ऊपर लाना है। तो वो वाटर कैसे आएगा? सक्शन की वजह से। और वो सक्शन कौन क्रिएट करेगा? जो H2O बाहर चला गया है वो। आई होप कि आपको ये सक्शन वाला समझ में आया हो। अभी ये जो सक्शन की वजह से जो ऊपर की तरफ वाटर पूल होता है उसमें रूट प्रेशर में क्या हो रहा था? वाटर को हमने पुश किया था और इस कंडीशन में क्या है? वाटर को पुल कर रहे हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। क्यों ट्रांसपीरेशन? क्योंकि ट्रांसपीरेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर प्लांट के एरियल पार्ट्स दैट मीन्स लीव्स, तो प्लांट्स के जो लीव्स में से अगर वाटर जो है वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऊपर की साइड पूल हो रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पूल। ओके, ट्रांसपीरेशन पूल मतलब ट्रांसपीरेशन जो है वो किस में हेल्प करता है? इन एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्वमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। बट वन मोर थिंग इज दैट इट ऑल्सो रेगुलेटेड टेम्परेचर, मतलब जो प्लांट है उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट करने का काम ट्रांसपीरेशन करता है। तो अगर जाइलम में से वाटर को ऊपर की साइड मूव करवाना है तो दो स्ट्रेटर्जी है। फर्स्ट वन जो पुश करता है वो पुशिंग स्ट्रेटर्जी है, उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, और जो पुलिंग स्ट्रेटर्जी है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ओके, नाउ इन डे टाइम में क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होगा। स्टोमेटा ओपन होगा तो उसमें से इजीली वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगी। तो एट दैट टाइम जो मेन स्ट्रेटर्जी फंक्शनल रहेगी वो होगी ट्रांसपीरेशन पूल। ओके, बट इन नाइट टाइम क्या होगा कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में एटमोस्फियर में रिलीज नहीं होगा। तो एट दैट टाइम अगर वाटर को ट्रांसफर करना है तो हम पुश
पुशिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे एंड दैट इज रूट प्रेशर। नाउ ये चीज याद रखना है कि जो भी वाटर या मिनरल डिजोल्व मिनरल्स है वो जाइलम में ओनली सिंगल डायरेक्शन में मूव होगा। वो सिंगल डायरेक्शन भी कौन सी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ तक जो भी है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। तो दो स्ट्रेटजी है वो याद रखनी है, और कैसे मिनरल्स एंड वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है वो आपको याद रखना है। नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि जो भी बनाया है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, उसका ट्रांसपोर्ट करना है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ना वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस कि जिसमें एनर्जी एडर यूज होती है या एनर्जी एडर जनरेट होती है। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, और ये इसका इक्वेशन है कि CO2H2O है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में है तो वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा, बट ये जो ग्लूकोज है वो लीव्स से अदर पार्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है वो हमारे लिए मतलब प्लांट के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो ये जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट है, ये जो ग्लूकोज एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनी है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बनी है उसका प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन करने के लिए हमें वेस्क्यूलर टिश्यूज चाहिए, और वो वेस्क्यूलर टिश्यूज कौन है, फ्लोएम। तो फूड होगा तो फ्लोएम से ट्रांसफर होगा, अगर वाटर एंड मिनरल होगा तो वो किन से ट्रांसफर होगा, जाइलम से। ओके, नाउ वो ग्लूकोज के अलावा और कौन से मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अदर मटेरियल्स। नाउ ये अमाइनो एसिड एंड अदर मटेरियल्स का ट्रांसफर कहाँ पे करेगी, तो स्टोरेज ऑर्गन्स जो होते हैं ना वहां पे करते हैं, स्पेशली रूट्स, फ्रूट, सीड्स एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स। जैसे कि लीव्स है, लीव्स ने फूड बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, अभी उसका ट्रांसफर जो भी प्लांट है उसके अदर पार्ट में करना पड़ेगा। तो रूट्स में तो डेफिनेटली जाएगा। फ्रूट्स जो है तो फ्रूट्स हमें स्वीट लगता है, ठीक है ना, कभी भी कोई भी फ्रूट्स खाए तो स्वीट लगेगा या फिर खट्टा मीठा लगेगा। तो उसमें जो स्वीट टेस्ट है वो किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज की वजह से। ओके, तो ग्लूकोज जो है उसका स्टोरेज फ्रूट में भी हो सकता है, सीड्स में भी हो सकता है, अदर ग्रोइंग पार्ट जो अभी नए नए ग्रो हो रहे हैं उसको अच्छे से उसका ग्रोथ प्रमोट करने के लिए भी ये अमाइनो एसिड एंड अदर मटेरियल से उसका ट्रांसफर होता है। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ शीव ट्यूब्स प्लस कंपेनियन सेल्स। जो हमने आगे फिगर इमेज देखी थी एक, तो उसमें हमने बताया था कि जो भी फ्लोएम है वो शीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल से बना होता है। देखो यहाँ पे ड्रॉ भी किया है कि ये जो बीच का पोर्शन है वो शीव ट्यूब्स है, जिसमें यहाँ पे जो शीव प्लेट्स लगी होती है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, और ये जो आसपास के जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। नाउ यहाँ पे जाइलम में क्या होता था कि सिंगल डायरेक्शन में मूव होता है, बट यहाँ पे जो है फ्लोएम में वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में फ्लो होता है। अपवर्ड मतलब समझ लो कि आपने लीव्स है, लीव्स से अगर वो मटेरियल को फ्रूट तक ट्रांसफर करना है तो वो अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर वो लीव्स है, लीव्स में से हमें रूट तक वो फूड पहुंचाना है तो हम डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि फ्लोएम में जो फूड बनेगा, मतलब फ्लोएम में से जो फूड ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ये याद रखना है। For translocation in phloem energy is used, और अगर एनर्जी यूज हो रही दैट मीन्स वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो वो एनर्जी है जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज इनटू फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो एटीपी जो है उसमें से जो भी एनर्जी जनरेट होती है इसकी हेल्प से हम सुक्रोज को फ्लोएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी ये फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे, जैसे जाइलम में हमने देखा कि जाइलम जो है उसमें रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल दो चीज है, दो स्ट्रेटजी है जो हेल्प करती है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो फ्लोएम जो है उसमें फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होती है, तो उसमें होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
Okay, so in this figure we are discussing about how food material is transported through phloem. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे phloem का स्ट्रक्चर दिखा है जिसमें दो इम्पॉर्टेंट है, जो बाहर होते हैं वो कंपेनियन सेल और जो बीच में ट्यूब बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, शीव ट्यूब. ओके, तो यहाँ पे बीच में जो ये शीव ट्यूब एलिमेंट है या फिर प्लेट भी बोल सकते हैं, तो इसमें से हमें फूड ट्रांसफ़र करना है. तो इसमें क्या होगा कि देखो ये सोर्स और सिंक इम्पॉर्टेंट है. सोर्स मतलब जहाँ से हमें फूड को उठाना है और ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको पहुँचाना है. ओके, तो यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स में वो फूड मटेरियल्स या फूड के पार्टिकल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है. अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन है और हमने ऑस्मोसिस में देखा, ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसको डाइल्यूट करेंगे. तो फ्लोएम के एक्सिट बाजू में होता है जाइलम और जाइलम में वाटर ट्रांसफ़र होता है. तो ये वाटर जो है वो फ्लोएम में एंटर होता है और फ्लोएम में जहाँ पे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड को उसको डाइल्यूट करता है. और डाइल्यूट करने की वजह से अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ गए तो इसकी वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा. और प्रेशर की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसकी वजह से जो भी फूड है उसका मूवमेंट लो प्रेशर की साइड पे होगा. और लो प्रेशर के साइड पे होगा तो जो भी मटेरियल है उसको सिंक सेल को पहुँचाने हैं पहुँचा देगा. और फिर से जो भी वाटर मटेरियल है, क्योंकि अभी तो प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो जो भी वाटर मटेरियल है वो फिर से जाइलम में चला जाएगा. तो इसी तरह से फ्लोएम में फूड का ट्रांसफ़र होता है सोर्स से लेके सिंक तरफ. ओके, और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो एज पर द इमेज अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है फ्लोएम में तो उसकी वजह से जो वाटर है वो जाइलम से मूव करके आ जाएगा फ्लोएम में. और फ्लोएम में आ जाएगा तो वो जहाँ पे प्रेशर कम है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तरफ मूव करेगा. जैसे समझ लो कि हमने देखा फिगर में कि यहाँ पे फ्लोएम है और यहाँ पे जाइलम है. ओके, और जाइलम में जहाँ पे आयन ज़्यादा है वहाँ पे उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर जो है वो जाइलम में से फ्लोएम में ट्रांसफर होता है. ओके, और उसकी वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है. तो जहां पे आयन ज्यादा है वहां पे प्रेशर ज्यादा है, आयन नहीं, जहां पे फूड मटेरियल ज्यादा है वहां पे प्रेशर ज्यादा है. तो इसकी वजह से मूवमेंट अब कहाँ पे होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. और लोअर प्रेशर कहाँ पे जनरेट होगा, ऑर्गन्स पे जहां पे हमें फूड या मटेरियल्स को ट्रांसफर करना है. तो ऐसे यहाँ पे फ्लोएम में फूड ट्रांसफर होता है. Now allows the phloem to move material according to the plant's need. मतलब कि जिस ऑर्गन में प्लांट्स की नीड ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग फ्लोएम मूव कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्प्रिंग. तो स्प्रिंग में पता है कि न्यू बर्ड्स फॉर्म होते हैं, फ्लावर्स फॉर्म होते हैं, मतलब कि स्प्रिंग की सीजन में नए प्लांट्स, नॉट प्लांट्स, नए लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रो होना स्टार्ट करते हैं. तो जनरली देखो बर्ड्स जो है वो ग्रो होती है. तो ग्रो होने के लिए उसको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो वो फूड और एनर्जी कहाँ से आएगी, जो रूट्स और स्टेम टिश्यूज में स्टोर की है. तो वो जो स्टोर की हुई एनर्जी है, जो फूड है, उसको बर्ड्स में ट्रांसफर कर देगा. दैट मीन्स कि वो अपवर्ड मूवमेंट होगी. ओके, और क्यों अपवर्ड मूवमेंट होगी, क्योंकि बर्ड्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए. ओके, तो यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि स्प्रिंग के सीजन में वो ऊपर की तरफ भी फूड को मूव कर सकता है और नॉर्मल कंडीशन में जब लीव्स जो है तो लीव्स में जो फूड बनता है उसको डाउनवर्ड कंडीशन में भी मूव कर सकता है. तो ये सिर्फ आपको याद रखना. और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का एक डिफरेंस दिया है. दैट मीन्स जाइलम जो है तो वो वाटर और मिनरल जो डिजोल्व होते हैं वाटर में उसको ट्रांसफर करते हैं, जबकि फ्लोएम है तो वो एनर्जी एंड फूड मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं. जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, स्पेसिफिकली अपवर्ड मूवमेंट, और फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है. नाउ जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रेचेट्स एंड वेसल्स, जबकि फ्लोएम जो है वो शीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल से बने हैं. और जाइलम जो है ना वो मेनली डेड सेल से बने हैं, जबकि फ्लोएम जो है वो मेनली लिविंग सेल से बने हैं. ये एक डिफरेंस है, मे बी आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, आपको याद रखना है. ओके, सो अगर यहाँ तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.